प्लस। बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इट इज न्यूक्लियस एंड हम इसको बोलते हैं किंग और मास्टर ऑफ द सेल। देखो, मैंने जब आपको बताया था कि जब आप किसी सेल को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या नजर आएगा? एक तो सेल की बाउंड्री नजर आएगी, दिस बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यू विल आल्सो ऑब्जर्व अ डॉट, एक आपको डॉट नजर आएगा। ठीक है, ये डॉट ही एक्चुअली क्या है? आपका न्यूक्लियस है। तो आज हम इस न्यूक्लियस के बारे में, सेल के अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मीन्स ये सेल के अंदर करता क्या है भाई, इसका रोल क्या है सेल के अंदर, उसके बारे में, और ये दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सब आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो पहले हम इसकी डिस्कवरी पे जो अपना फोकस करते हैं कि डिस्कवरी किसने की भाई। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट को पता था कि ऐसा ग्रीन डॉट जैसा स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया था। जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने भी सेल के अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था, बट उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में, उसकी रेलेवेंस के बारे में उन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। फिर जो न्यूक्लियस की डिटेल में स्टडी की, फर्स्ट सबसे पहले जो न्यूक्लियस की स्टडी थी, इट वॉज डन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और इसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। सो इफ यू आर आस्क्ड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, सो आपका आंसर है रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। और कहा इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया? इन एपिडर्मिस ऑफ रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट। ऑर्किड प्लांट है, प्लांट की जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और रूट्स जो रूट है, रूट की एपिडर्मिस मीन्स इट इज अ सेलुलर लेयर, या आप लिख दीजिए कि जो ऑर्किड है, ऑर्किड प्लांट्स के रूट सेल्स, और वो रूट सेल्स कौन से थे? वो थे एपिडर्मिस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, इन्होंने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस को इन द एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस कौन सी थी, कहाँ की एपिडर्मिस? रूट्स की। तो रूट्स, एपिडर्मिस ऑफ रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। ठीक है, सो यहाँ न्यूक्लियस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन द एपिडर्मिस ऑफ रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। क्लियर? इससे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने भी इसको ऑब्जर्व किया था, बट वो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इसकी रेलेवेंस क्या है, उसके बारे में नहीं बता पाए थे। देखो, ये जो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि ऑर्किड प्लांट के एपिडर्मिस में, उस ऊपर वाली जो सरफेस लेयर है, वहां पे डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सेल में, और इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। फिर इन्होंने देखा कि ये सिर्फ एपिडर्मिस तक ही लिमिटेड नहीं है, ये प्लांट के पोलन ग्रेन्स, आपने देखा होगा कल किसी फ्लावर को रब करना, आपके हाथ पे, आपकी फिंगर्स पे एक येलो कलर का पाउडर सा जमा हो जाता है, वो जो येलो से माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। ओके, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर भी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय रॉबर्ट ब्राउन। Now let's discuss about the structure, about the location and the number of nucleus in a cell. देखो, ये जो मैंने आपको बताया, अभी देखो हमने सेल बनाई थी ना, सेल के अंदर हमने डॉट दिखाया था, वो डॉट अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले हम चलते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में कि न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है। सो न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है, जो इसका साइज है, वो रेंज करता है 5 to
माइक्रोमीटर. ठीक है, साइज रेंजेस फ्रॉम 5 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर. एंड साइज के अलावा जो इसकी शेप है, जैसे मैंने यहाँ राउंड शेप का, ऑलमोस्ट राउंड है, तो राउंड शेप का न्यूक्लियस बनाया. जनरली जो न्यूक्लियस है इट इज राउंड इन शेप, बट प्लांट सेल्स में ये हमें ओवल नजर आता है और कुछ सेल्स में ये हमें डिस्क लाइक नजर आता है. तो इसकी जो शेप है जनरली इट इज राउंड इन शेप, बट द शेप में वेरी. सो जनरली कैसा होगा, राउंड, बट प्लांट सेल में इट में बी ओवल. कुछ सेल्स में लाइक हमारे जो सेल्स हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के, उनमें इट इज डिस्क लाइक. सो इट इज ऑफ वेरियस शेप, बट जनरली इसकी शेप होगी राउंड. ओके, लोकेशन की बात करें कि ये सेल के अंदर कहाँ मिलेगा, तो जनरली इट इज प्रेजेंट एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द सेल. मीन सेल के बीचों बीच आपको ये डॉट नजर आएगी. बट प्लांट सेल्स में आप अभी पढ़ोगे कि एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल. तो अगर लोकेशन की बात करें हम कि लोकेशन कहाँ है, तो जनरली तो कहाँ मिलेगा आपको, सेंटर में, सेल के सेंटर में, जहां से ये सेल की पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, जो कि इसका रोल है, विच वी विल डिस्कस अ लिटिल लेटर. तो जनरली कहाँ मिलेगा आपको, सेल के सेंटर में. बट इन प्लांट सेल्स इट इज फाउंड और लोकेटेड at the corner or we can say the periphery of the cell. ठीक है, प्लांट सेल में ये सेंटर से दूर मिलेगा, बट जनरली इट विल बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल. ठीक है, लोकेशन इसकी ऐसी होगी जहां से ये सेल की पूरी देखभाल कर सके. देखिए, सेल को हमने कहा किंग और मास्टर ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको कमांड करता है. मीन सेल को कब कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब कौन सी एक्टिविटी रोकनी है, कब कौन सी एक्टिविटी को स्लो करना है, कब कौन सी एक्टिविटी को फास्ट करना है, सेल कब ग्रो करेगी, कब डिवाइड करेगी, तो इन सारी एक्टिविटीज का डिसीजन न्यूक्लियस करता है. सो ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और ये सेल को ऑर्डर देता है कि उसको क्या करना है, कब करना है. सो ये एक किंग है जो अपनी जिस सेल में प्रेजेंट है उसको कमांड करता है. सेल इसका किंगडम है और इस किंगडम का राजा कौन है, न्यूक्लियस. ओके, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो भी ऐसी ही मिलेगी जहां से ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सके, जहां से ये अपना फुल कमांड कर सके, जहां से ये पूरी तरह से सेल को ऑब्जर्व करके डिसीजन मेक कर सके अपना. सो इसकी लोकेशन जनरली सेंटर में है, बट इन प्लांट सेल्स बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल आपको नजर आएगा, एंड ड्यू टू दिस वैक्यूल द न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल. ओके, सो लोकेशन की बात हो गई. अब हम इसके नंबर की बात करें कि एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे. तो जनरली क्या होता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं. सो ऐसी सेल्स जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियस आपको मिलेगा, इन सेल्स को हम कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट सेल्स. तो अब हम नंबर की बात करते हैं. नंबर के बेसिस पे जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो गई. जैसे एक तो ऐसी सेल्स हो गई which are having a single nucleus, uni. You already know this. Uni means one. तो ऐसी सेल्स जिनमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है वो सेल्स कहलाती है यूनिन्यूक्लिएट सेल्स. और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इन प्लांट्स एंड इन एनिमल बॉडी आर यूनिन्यूक्लिएट, बट some cells are binucleate. Binucleate, bi means two, means the cells having two nuclei. देखो, सिंगुलर होगा न्यूक्लियस और इसका प्लूरल जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियाई. तो एक को तो हमने बोल दिया न्यूक्लियस और एक से ज्यादा को हम बोलेंगे न्यूक्लियाई.
सो द सेल्स हैविंग टू न्यूक्लियाई, ऐसी सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे, दीज आर कॉल्ड बाई न्यूक्लिएट सेल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे पैरामीशियम, ये एक प्रोटोजोन है, कोडेटम ये इसकी स्पीशीज है। सो पैरामीशियम कोडेटम, it is a protozoan and it is having two nuclei in its cell। और जो एक न्यूक्लियस है वो बड़ा है, जिसका साइज उसको हम कहेंगे मेगा न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस का साइज छोटा है उसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूक्लियस। और दोनों के साइज में भी डिफरेंस है और इनकी फंक्शनिंग में भी डिफरेंस है। जैसे मेगा न्यूक्लियस तो क्या करता है, सेल की एक्टिविटीज को, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। और माइक्रो न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। मींस ये एक पैरामीशियम जैसे डिवाइड किया, सपोज इट इज अ पैरामीशियम, ये डिवाइड किया और इससे दो पैरामीशियम बन गए, तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो इन दोनों पैरामीशियम के पास गई, तो ये जो इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम है वो करेगा माइक्रो न्यूक्लियस। एज यू ऑल नो कि पेरेंट्स से बच्चों तक इंफॉर्मेशन जाती है, मींस हम कैसे दिखेंगे, हमारी बॉडी का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, कितनी आईज होंगी, आईज का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी, कितनी फिंगर्स होंगी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो सब कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन है, ये हमारी बॉडी को मिलती है हमारे पेरेंट्स से। तो ये पेरेंट्स से उनके बच्चों तक जो इंफॉर्मेशन लेके आएगा वो काम भी कौन करता है, मीन्स इस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन भी न्यूक्लियस के पास ही होती है। सो दिस न्यूक्लियस जिसका साइज छोटा है, दिस न्यूक्लियस विल कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। सो इट कंट्रोल्स ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस। आप सिंपल ये याद रख लीजिए कि पेरेंट्स से बच्चों तक जो इंफॉर्मेशन है कि बच्चे का साइज क्या होगा, बच्चा दिखेगा कैसा, वो सब चीजें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एंड टू पास दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये काम यहाँ कौन करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर? So the cells having single nucleus are uninucleate, having two nuclei, these cells are called binucleate, and the cells having more than two nuclei, उन cells को हम कहेंगे multinucleate cells। So third category of cells क्या होंगी, multinucleate। अब नाम से ही पता चल रहा है, multi means many, so multinucleate cells वो होंगी जिनमें दो से ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे। और ऐसी cells आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जैसे हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स में एक सेल्स होती है जिनको हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। सो दीज सेल्स आर मल्टीन्यूक्लिएट। इसके अलावा हमारी बॉडी में ये सेल्स आपको कौन सी मिलेंगी, जो हमारी स्ट्राइटेड मसल सेल्स हैं। आपको ये आगे पढ़ेंगे हम मसल सेल्स नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको भी सिर्फ याद रखना है जो हमारी स्ट्राइटेड मसल्स हैं उनकी सेल्स भी मल्टीन्यूक्लिएट होती है। सो बोन्स में सेल्स हो गई लाइक ओस्टियोक्लास्ट, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। स्ट्राइटेड मसल सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। दीज मसल सेल्स आर आल्सो मल्टीन्यूक्लिएट। इसके अलावा ये आपको बहुत सारे फंजाई में मिलेंगी, एल्गी में मिलेंगी, और साथ ही साथ प्लांट्स में भी मल्टीन्यूक्लिएट सेल मिलेगी। इसके अलावा ये एग्जांपल भी रेलेवेंट है, एस्केरिस। एस्केरिस इज अ राउंड वॉर्म, ये एक राउंड वॉर्म है, एनिमल है। सो इसकी जो एपिडर्मिस होती है, इसकी बॉडी की जो कवरिंग है, इसकी एपिडर्मिस भी मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स है, मतलब इसकी एपिडर्मिस में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स, जैसे ओस्टियोक्लास्ट, दीज आर बोन सेल्स। इसके अलावा हमारी स्ट्राइटेड मसल सेल्स, बहुत सारे फंजाई में, बहुत सारे एल्गी में,
एस्केरिस विच इज अ राउंड वॉर्म, उसकी एपिडर्मिस भी मल्टी न्यूक्लिएट होती है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोटिस्ट है ओपेलिना, ओपेलिना इज ऑल्सो अ मल्टी न्यूक्लिएट सेल। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं इसको, ओपेलिना। ठीक है, अब देखिए मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को हम कहेंगे कोइनोसिटिक, मींस प्लांट्स के अंदर और फंजाई में, फंजाई और प्लांट्स की जो सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट है उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कोइनोसिटिक। तो कोइनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट एंड फंगल सेल। ऐसी फंगस की कोई सेल अगर मल्टी न्यूक्लिएट है तो वो एक कोइनोसिटिक सेल होगी। इसके अलावा सिंसिशियल, सिंसिशियल सेल्स किसको कहेंगे हम, मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल एंड प्रोटोजोन सेल। ठीक है, याद रख लेना मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऐसी सेल्स है जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, मोर देन 2। अगर ये सेल्स प्लांट की है या फंगस की है तो इनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो है कोइनोसिटिक। और अगर हम एनिमल्स में मल्टी न्यूक्लिएट सेल या प्रोटोजोन की मल्टी न्यूक्लिएट सेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सिंसिशियल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ सेल, सिंगल यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। अगर सेल में 2 न्यूक्लियाई है तो इट इज अ बाइन्यूक्लिएट सेल। If a cell is having more than 2 nuclei, such cells are multinucleate. And if these cells are of plant or fungus, तो हम इनके लिए word use करेंगे कोइनोसिटिक। And if these belong to animal or protozoan, तो इनके लिए हम word use करेंगे सिंसिशियल। Okay, so now coming to the structure of nucleus, which is very important. देखिए न्यूक्लियस कवर्ड है, मीन्स इट इज हैविंग एन एनवलप, इसके चारों तरफ एक कवरिंग है। ये कवरिंग 2 लेयर्स से बनी है। यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक ये 2 लेयर दिखाई है, दिस वन, ये वाली लेयर, दिस वन, एंड जो ये इसके बाहर वाली लेयर है ये। तो न्यूक्लियस की जो लेयर्स है, मींस इसकी एनवलप है, न्यूक्लियस इज हैविंग अ 2 लेयर्ड एनवलप। ऐसे 2 लेयर्स हैं, एक ये अंदर और एक ये बाहर। सो सबसे पहले तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में क्या क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस की कवरिंग जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा न्यूक्लियोलस। एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा क्रोमेटिन फाइबर्स। तो इस वीडियो में हम पहले 3 स्ट्रक्चर्स को कवर अप करेंगे और क्रोमेटिन फाइबर थोड़ा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो पहले हम न्यूक्लियर एनवलप की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप को हम कह सकते हैं कैरियोथिका। कैरियो वर्ड यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, सो वर्ड कैरियोन, कैरियोन वर्ड किसके लिए यूज करेंगे बच्चों, हम न्यूक्लियस के लिए। और थिका वर्ड यूज होता है कवरिंग के लिए। सो कैरियोथिका मींस कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। सो अगर मैं पूछूं कितनी कवरिंग्स है न्यूक्लियस की, तो देखो कवरिंग जो है न्यूक्लियस की उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप, और कैरियोथिका 2 कवरिंग है। बाहर वाली को हम कहेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली कवरिंग, इसको हम कहेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन बनी किससे होती है, सो लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है फोस्फोलिपिड से और प्रोटीन से।
So these layers are also made of प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर इन दोनों लेयर्स का है। अब जो आउटर वाली लेयर होती है उसके ऊपर मैंने ये ब्लू कलर के डॉट्स लगाए हैं, आपको दिख रहे होंगे दीज ब्लू कलर डॉट्स, ये दिख रहे हैं आपको। सो ये ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं ये है राइबोसोम्स। एक्चुअली ये अलग से स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे। जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ अ सेल, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखो इधर मैंने ये एक नेटवर्क बनाया है ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक अलग स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको भी हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे कनेक्टेड होती है विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आउटर मेम्ब्रेन पे आपको छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर राइबोसोम्स एंड अंदर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। अब जहां पे ये दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, यहाँ मैंने 4 ऐसे पोर्शंस बनाए, एक्चुअली 4 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जहां दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज्ड हैं, ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं न्यूक्लियर पोर्स। सो व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स? की जो मेम्ब्रेन है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर, जैसे न्यूक्लियस को कोई मैक्रोमोलिक्यूल बाहर भेजना है, लाइक आरएनए बाहर भेजना है, प्रोटीन्स बाहर भेजने हैं, तो वो यहां से जाएंगे। साइटोप्लाज्म से अगर कोई स्ट्रक्चर अंदर आएगा, कोई मॉलिक्यूल अंदर आएगा, तो वो भी इन पोर्स के थ्रू आएगा। तो न्यूक्लियर पोर्स आर द प्लेसेस जहां पे दोनों मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर और इन पोर्स के थ्रू ही जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल न्यूक्लियस के अंदर और बाहर मूव करते हैं, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में याद रखना है डबल है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Outer nuclear membrane is at some places connected with the membrane of endoplasmic reticulum, and on this are attached some granular structures. These are ribosomes. And जहाँ पे these membranes are fused, these structures are nuclear pores, जिनके through materials का exchange होगा, ठीक है। इतना आपको मेम्ब्रेन के बारे में याद करना है। साथ ही साथ दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। दिस स्पेस इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? तो न्यूक्लियस के अंदर आपको एक सेमी लिक्विड, सेमी फ्लूइड मींस जेली जैसा ट्रांसपेरेंट, न्यूक्लियस के अंदर सेमी फ्लूइड मींस एक गाढ़ा सा लिक्विड प्रेजेंट होगा और ये ट्रांसपेरेंट होगा। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस, जिसको मैंने जैसे ब्लू ब्लू सा दिखाया है पूरा। सो दिस स्ट्रक्चर इज दिस फ्लूइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे, जैसे न्यूक्लियोसाइड्स जो डीएनए आरएनए को बनाएंगे, जिनके बारे में हम डिटेल में न्यूक्रोमेटिन फाइबर्स में पढ़ेंगे। सो इसमें न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे और एंजाइम्स मिलेंगे। सो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर का एक ये बड़ा सा डॉट सा बनाया है। दिस स्ट्रक्चर इज nucleolus. Nucleolus was first discovered by, यहाँ याद करना है इसको। So nucleolus was discovered by Fontana. न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी फोंटेना ने। न्यूक्लियोलस को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का भी अपना एक खुद का न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। इसकी कोई भी कवरिंग नहीं है, सो इट इज नेकेड, मींस इसकी कोई कवरिंग नहीं है, या हम लिख सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन हम आगे देखेंगे कि ये क्या काम करता है। इट हेल्प्स इन राइबोसोम फॉर्मेशन।
इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम जो ये मैंने ब्लू कलर के डॉट्स दिखाए, तो इनमें राइबोसोम्स को बनाने का जो रोल है वो किसका है? न्यूक्लियोलस का। सो दिस स्ट्रक्चर, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहा, जो मैंने ये रेड डॉट बनाया है, दिस स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन राइबोसोम फॉर्मेशन। आप जो न्यूक्लियस है उसमें एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है एंड मोर देन वन न्यूक्लियोलस भी हो सकता है। सो 1 to 4 इसका जनरली नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करना। तो अभी के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे की जो फर्दर डिटेल है, जो ये ग्रीन कलर के थ्रेड्स रह गए हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये स्ट्रक्चर जो ये थ्रेड जैसे हैं, इनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। सो हम तब तक आप इन चीजों को रिवाइज कीजिए और क्रोमेटिन फाइबर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।